जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। मैं इसमें आपकी जनरल स्टडी की क्लासेस ले रहा हूँ। पहला सेट हमारा हो चुका है 20 क्वेश्चन का। आज दूसरी क्लास है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनाता है? तो बताइए, अग्निरोधक बनाने के लिए जो आग का प्रतिरोधक होता है वह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेलामाइन। मेलामाइन एक टाइप का प्रतिरोधक होता है जो अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा में ऊष्मा सहन करने की जो क्षमता होती है वह इसमें अधिक होती है, इसीलिए इसको अग्निरोधक कहा जाता है। अग्निरोधक, ठीक है। आगे बढ़े। बाकी यहाँ पे बैकलाइट की बात की गई है, तो बैकलाइट विद्युत का कुचालक होता है और इसमें बिजली स्विच बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्विच बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, स्विच। पेट की बात करें, इसे हम पॉलीथीन टेराफेटलेट कहते हैं। ये पॉलिस्टर का एक प्रकार है जिसका उपयोग बोतल, बर्तन आदि बनाने के लिए किया जाता है। और एक्रिलिक की बात करें हम, तो ये ऊन के समान दिखाई पड़ता है और ये स्वेटर, कंबल आदि के लिए बनाया जाता है। एक टाइप का ये प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा से थोड़ा सस्ता होता है। तो यहाँ पूछा है अग्निरोधक कौन सा होगा, तो ये होगा आपका मेलामाइन। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? पहला है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, ये कथन सत्य है। न्यूट्रॉन का अवशेष शून्य होता है, ये कथन भी आपका सत्य है। न्यूट्रॉन परमाणिक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, ये भी सही है। न्यूट्रॉन प्रारंभिक नाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये कथन आपका गलत है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक की तरह नाभिक के चारों ओर परिक्रमा नहीं करता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन का गुणधर्म है, ठीक है। ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, HOOC और COOH कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसको हम कौन सा अम्ल कहते हैं? तो इसको हम ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल एक टाइप का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस अम्ल का उपयोग व्यापक रूप से सफाई कारक में, कपड़ों में दाग, लोहे पर से जंग हटाने में यूज किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्ग में से किस एक का रक्त आदान करने के उपयोग सुरक्षित होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन बायोलॉजी का है कि अगर किसी को मान लीजिए इस स्थिति में जब कोई अज्ञात रुद्र वर्ग के व्यक्ति को रक्त आदान करने की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे सबसे सुरक्षित जो ब्लड होता है वह होता है O नेगेटिव। क्या होता है? O नेगेटिव। O नेगेटिव हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? जो इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जो O रुद्र वर्ग जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। जो O होते हैं ना, वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। तो O नेगेटिव, ठीक है। और O नेगेटिव ही क्यों यूज़ करते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं करते? क्योंकि O नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता, जिसके चलते अन्य रुधिर वर्गों के साथ ये प्रतिक्रिया कर सकता है। तो O नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल
ऊपर की ओर चढ़ता है, जाइलम फिलियम, जल जो ऊपर की ओर चढ़ता है किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। पेड़ों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो उर्ध्वर गति में सहायक होते हैं वह कौन कौन से हैं। तो ऊंचे पेड़ों में जो जाइलम होता है वह वाहिकाओं के माध्यम से जल को ऊपर की ओर चढ़ाता है, और पेड़ों में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं जैसे पानी का गुणधर्म और इससे अवगुत जो सहायक होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्षोत्तोलन, खिंचाव, संसर्जन और आसर्जन कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन था फिलम और जाइलम पार्ट से। आवृत्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवृत्ति बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सा अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है। तो आवृत्ति बीजियों के बीजांड में बीजांडकाय जो है इसमें अगुणित कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। यह मादा युग्म गोदित भ्रूण कोशन के बाहर स्थित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने विटामिन दिया गया है और यहाँ पे आपके सामने उसका अभावजन्य रोग या विकार दिया गया है। तो बात करें अगर हम विटामिन ए की, तो विटामिन ए इसकी कमी से, अगर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है हमें दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी तो पूरी तरीके से दिखाई देना बंद कर देता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपका आई प्रॉब्लम। विटामिन बी वन, बी वन से नाम याद रखिएगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या होता है, दुर्बल पेशियों को काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। इसमें आपका जो पैर की हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, ठीक है, मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। और लोह, आयरन, आयरन से आपको क्या मिलता है, अर्कता, ठीक है, मतलब कमजोरी। आयरन मेनली कमजोरी के लिए होता है, ठीक है, अगर आपको ये कम रहेगा तो कमजोरी हो सकती है। बाकी विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी से आपको स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून आना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। कैल्शियम आपका, अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो कमजोरी होंगी, ठीक है, दंत क्षय होगा। आयोडीन की कमी से गोइट्री होता है, बच्चों के गर्दन फूल जाने, बच्चों के मानसिक विकलांगता, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है डिजीज़ के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रिक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रिक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो बताइए इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे। तो इस क्षेत्र को हम केंद्र काभ कहते हैं। जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है, उसे हम केंद्र काभ, इसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यकृत द्वारा स्थापित पित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यकृत द्वारा स्थापित पित्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पित्र में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं। आपका पहला कथन ही सत्य नहीं है, इसमें कोई भी पाचक एंजाइम्स नहीं होता है, तो ये कथन ही आपका
सही नहीं है, मतलब गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पित्र विशासकों के प्रासीकरण में सहायक होता है, ये सही है। पित्र असाम्य से आने वाले खाद के अम्लय को उदासीन करता है, ये भी सही है। और पित्र खाद के पीएच का जो सारिया करता है और आग्नेयशीय एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है। तो आपका पित्त रश्मि में ब्लूरीन और ब्लूरेडिन जैसे पित्र लवण होते हैं, ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसमें कोई पाचन एंजाइम्स नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन ये जो पहला है ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है। तो पौधों में मुख्यतः 3 सरल आपके स्थायी पाए जाते हैं। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 आपके पाए जाते हैं। ये स्थायी ऊतक पौधों के विकास में सहायता करते हैं और जाइलम और फिलोम जटिल ऊतक होते हैं। ठीक है, जाइलम और फिलोम आपके जटिल ऊतक होते हैं। और ये जो आपके 3 सरल सरल पूछा था ना क्वेश्चन में, सरल और जटिल पूछता तो जाइलम और फिलोम, लेकिन सरल पूछा था तो पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। चावल, अगला क्वेश्चन है हमारा, चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए थे? तो चावल सभ्यता हड़प्पा में चावल की जो खेती है ये पुरातात्विक साक्ष्य रंगपुर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से मिलता है, जहाँ पे चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। क्या मिला था? जो चावल की भूसी होती है ना, चावल की भूसी के अवशेष आपके रंगपुर में मिले थे। और मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा है, यहाँ पर गेहूं के किसके साक्ष्य मिले थे? इन दोनों का अगर पूछेगा तो गेहूं, याद रखिएगा। ठीक है, गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से। और बात करें अगर हम चावल की खेती के विशेष रूप रंगपुर और गुजरात के लोथल से जुड़ी हैं। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बाकार्यचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो निम्बाकार्यचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका देव नहीं दैतादेथ। ठीक है, निम्बाकाचार्य दैतादेथ दर्शन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, जिनका अर्थ होता है दैत और अदैत। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा, जीव और ब्रह्मांड दोनों दृष्टि के आधार पर ईश्वर के भिन्न रूप हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? जो अशोक के शिलालेख थे उसमें किस लिखी का कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख क्षेत्र के आधार पर कई लिपियों के प्रयोग किए गए थे। जैसे ब्राह्मी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश शिलालेखों के लिए यूज की जाती थी, जो आपका मध्य और पूर्वी भागों में इसका प्रयोग किया गया था। तो जो ब्राह्मी लिपि है ये कहाँ पे पाई गई थी? आपकी ब्राह्मी लिपि, जैसे ये मान लीजिए ब्राह्मी लिपि किस क्षेत्र में पाई गई थी? तो ये आपकी मध्य और पूर्वी क्षेत्र में भागों में इसका प्रयोग किया गया था। बात करते हैं खरोष्टी की। तो जो खरोष्टी है ये आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र के, विशेष रूप से जो आधुनिक पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पे आपका खरोष्टी पाया गया था। और आरामाइक ये आपका कहाँ पाया गया था? आरामाइक अशोक के साम्राज्य में उत्तर पश्चिम भाग में, विशेष रूप से अफगानिस्तान वाला हिस्सा में पाया गया था। और जो ग्रीक
मतलब जो ग्रीक है ये आपका कहाँ पाया गया था, तो ये ग्रीक पाया गया था आपका विशेष रूप से अफगानिस्तान के कंधार और जो यूनानी क्षेत्र है वहाँ पे पाया गया था। तो अशोक के शिलालेख जो थे वह क्षेत्रों के हिसाब से बटे हुए थे। ब्राह्मी लिपि मध्य पूर्वी भाग में, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान के क्षेत्र में, अरमाइक और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान के गंधार और ग्रीक वाले गंधार वाले क्षेत्र में। ठीक है। अशोक के समय में देवनागरी और शारदा लिपियों का प्रयोग नहीं हुआ था। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था और शारदा लिपि का भी प्रयोग नहीं हुआ था। देवनागरी का विकास अशोक के बहुत बाद हुआ था। तो जहाँ जहाँ देवनागरी थी वो पहले ही कट हो गई, क्लिक। और शारदा लिपि भी अशोक के बाद आई थी। ठीक है। शारदा लिपि का प्रयोग अगर पूछा जाए कि कब होता है, तो कश्मीर के 8वीं शताब्दी ईस्वी से अशोक के बहुत बाद हुआ। ठीक है। कश्मीर में, तो शारदा कश्मीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। यह किसने कहा था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है? तो सुल्तान बलबन ने गियासुद्दीन बलबन, मतलब इसका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन को यह घोषणा करने का श्रेय दिया जाता है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के बाद दूसरे स्थान पे है। उसने राज्य तत्व के जो दैवी अधिकार हैं उस पर जोर दिया था। अपनी सत्ता को मजबूत करने और अपने शासन को वैध करने के लिए इसने जिल ई, यहाँ लिख देता हूं मैं, जिल ए इलाही, जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया घोषित किया। इस सिद्धांत ने बलबन के राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु था और इसने शासन को अन्य शासनों से अलग करता था। तो सुल्तान बलबन नाम याद रखिएगा, इसने जिल ए इलाही आपका दिया था, जिसके हिसाब से सुल्तान पैगंबर के बाद दूसरा स्थान होता है। जौनपुर में किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो जौनपुर में मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ, किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ एक फतवा जारी किया गया था। यह फतवा 1580 ईस्वी में जारी किया गया था, जब अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। अकबर ने किसकी घोषणा की थी? अकबर ने जब मजहर की घोषणा की थी। मजहर एक ऐसा दस्तावेज है जो अकबर को धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे उलेमा, धार्मिक विद्वान नाराज हो गए थे। तो अकबर ने 1580 में मजहर जारी किया था, जिसमें उसमें धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने का फैसला अकबर के पास था। इसीलिए जौनपुर में उसके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था? तो रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। जबकि उनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर। अमृतसर को वो धार्मिक राजधानी मानी जाती है। अमृतसर सिख धर्म के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। हर मंदिर साहिब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, पवित्र स्थल है और रंजीत सिंह ने इसका विकास और महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो याद रखिएगा, गोल्डन टेम्पल में रंजीत सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और उनकी जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी, जो सिख धर्म के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। 1857 का विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो 1857 का विद्रोह, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस हम मानते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट टू गेट अ इंडिपेंडेंस, उसका विद्रोह की विफलता के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर को लेफ्टिनेंट विलियम हडसन ने, किसने? लेफ्टिनेंट विलियम हडसन, ये रहा ऑप्शन में, लेफ्टिनेंट विलियम हडसन ने, जिसे हडसन भी कहा था, उसने दिल्ली के जो हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया था।
जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ शरण ली थी। इस घटना ने भारत में मुगल वंश के शासन का अंत किया। तो उस टाइम पे मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, और उसको लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था, जो हुमायूं के मकबरे के कब्र के पास छिपा हुआ था अपने परिवार के साथ। अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों को दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरे बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? तो अगर हम बात करें बंगाल की कृषि की, उसके किसानों के स्थायी बंदोबस्त के विनाशकारी प्रभाव पर प्रसिद्ध टिप्पणी करते हुए पूरे बंगाल को एक जंगल में बदल दिया गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं, ये कथन राजा राममोहन राय के थे। किसके थे? राजा राममोहन राय के थे। उन्होंने शोषणकारी भू राजस्व प्रणाली के कारण खेती में आई जो भारी गिरावट थी, ग्रामीण संकट को उजागर करना, और उसके बाद कई क्षेत्रों में जनसंख्या की कमी आने के बाद जो कृषि पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है और जिसमें केवल वनवासी रहते हैं। क्लियर? बाकी कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सरकार से शिकायत की थी कि बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल जंगली जानवरों से आबाद जंगल में तब्दील हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईसाई मशीनियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो महिला शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ईसाई मशीनियों की मदद से कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में 1819 में तरुण स्त्री सभा, युवा महिला संघ भी कहते हैं, युवा महिला संघ, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। और 19वीं शताब्दी में कलकत्ता ऐसी सामाजिक सुधार गतिविधियों के लिए एक प्रमुख केंद्र था। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं कौन सा कथन इनमें से सत्य है। सन 1804 ईस्वी में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब? सन 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी। तो 1804 बंबई में और 1823 लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। तो उपरोक्त संस्थानों में दोनों के दोनों कथन आपके क्या हैं? सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और बात करें अगर इससे पूर्व की, तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कब? 1784 में। कहाँ पे? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। बाकी इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? पूर्व के देशों के ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्मक से संबंधित बातों को अन्वेषण करना था इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य। क्लियर? आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर की होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज़ अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।